जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे केमिस्ट्री के एक नए सफर को। और यहां पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 1 की, जिसका नाम है बच्चों विलयन। विलयन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा आसान चैप्टर है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये 7 से 8 नंबर देकर के जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जेडब्ल्यू मेंस की या बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं है, इससे एक ना एक प्रश्न या कभी कभी दो दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और बेटा सबसे अच्छी बात यह है इस चैप्टर की कि ये आसान चैप्टर है। अगर एक बार आपने पूरी सीरीज प्रॉपर तरीके से फॉलो कर ली, नोट्स बना लिए, तो गारंटी दे रहा हूं इससे कोई भी प्रश्न आए आपसे बन ही जाएगा। तो बच्चों विलियन में एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल आपसे फटाफट बने तो आपको कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1, जिसे हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं नाम से, या बेटा इसे हम मूल संकल्पना यानी मूल कॉन्सेप्ट नाम से भी जानते हैं, उसे एक बार हल्का सा आप रिवाइज कर लें। मतलब कम से कम आपको मोल की जो कैलकुलेशन होती है वो आनी बहुत जरूरी है, तभी ये अध्याय आपसे बढ़िया से बनेगा। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल में बेटा कोई दिक्कत ना हो तो एक बार जरूर केमिस्ट्री के कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 1 को हल्का सा रिवाइज कर लें, ताकि मोल की सारी कैलकुलेशन आपको बनने लगे। तो चलिए बेटा विलियन के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। विलियन आखिर होता क्या है? तो बेटा विलियन आप लोग वैसे तो बचपन से जानते ही हो, शब्द सुना सुना सा है, कोई नई बात तो है नहीं। मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें बेटा मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला और उसको घोल दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? विलियन बन गया। जरूरी नहीं है कि मैं दो पदार्थों को ही मिलाऊं, मैं उस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दूं और बेटा 1 चम्मच नमक भी डाल दूं तो भी घुल जाएगा, तो भी वो विलियन ही होगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं और बेटा एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण मतलब कि जिसमें दोनों अवयव या सारे अवयव एक दूसरे में घुल जाएं। समांगी का मतलब होता है सम अंग, यानी कि बेटा देखने में हमें एक ही अवयव दिखाई दे, पूरा विलियन एक सा दिखाई दे, अलग अलग दिखाई ना दे। जैसे मान के चलो मैंने पानी में शक्कर घोल दिया बेटा, तो जब हम पानी में शक्कर घोल देते हैं तो हमें शक्कर दिखाई नहीं देती, हमें तो विलियन में केवल पानी दिखाई देता है, तो वो कहलाएगा समांगी। लेकिन वहीं अगर मैं पानी में रेत डाल दूं बेटा, तो रेत क्या होगा? अलग दिखाई देगी, नीचे बैठ जाएगी, और पानी अलग दिखाई देगा, तो ये समांगी नहीं है, ये होगा विषमांगी। तो विलयन होने के लिए जरूरी है कि दो पदार्थ आपस में घुल जाएं, यानी कि समांगी मिश्रण बनाएं। तो बेटा विलयन हम किसे कहेंगे? चलिए प्रॉपर तरीके से हम नोट्स जरूर बनाएंगे बेटा। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग विलयन, और सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं विलयन की परिभाषा में, ये तो बेटा हम जानते ही हैं, है ना, ऐसा कोई नया कुछ है नहीं। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो पानी में नमक का विलयन, पानी में अल्कोहल का विलयन, या बेटा पानी में जल में शक्कर का, शक्कर को आप शर्करा या सुक्रोज भी लिख सकते हो, या जल में ग्लूकोज का विलयन। ऐसे सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। तो उदाहरण लिख लेंगे हम, एक उदाहरण के तौर पर हम लिख लेंगे जल में ग्लूकोज का विलयन, ग्लूकोज का विलयन। अब देखिए विलयन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम तो बड़ी बेसिक बातें करेंगे, थ्योरी वाली बातें हैं, यानी कि चैप्टर की एक तरह से हम प्रस्तावना आज डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे इसमें हम बहुत सारी बातें विलयन के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं विलयन क्या है। हमने बात की बेटा कि दो या दो से अधिक अवयवों को जब हम मिलाएं और हमें समांगी मिश्रण प्राप्त हो, यानी कि अलग अलग चीजें दिखाई ना दे, एक ही चीज दिखाई दे, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों विलयन। अब हम बात करेंगे विलयन के वर्गीकरण की। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग
क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो विलयन का वर्गीकरण हम करते हैं, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है बेटा, बहुत अलग अलग प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण में अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयवों की संख्या मतलब एक विलयन बनाने के लिए आपने कितने अवयवों को आपस में मिलाया है। देखो बेटा, विलयन बनाने के लिए कम से कम आपको दो अवयवों को तो मिलाना ही पड़ेगा, कम से कम दो। जैसे पानी में मैंने क्या किया बेटा? शक्कर डाल दिया, तो ये बन गया विलयन। लेकिन इसमें कितने? दो अवयव हैं। अब उसमें मैं नमक और डाल दूं तो कितने अवयव हो जाएंगे बेटा? तीन हो जाएंगे। और कुछ डाल दूं मैं और विलयन बन जाए तो चार हो जाएंगे। तो ऐसे हम कितने भी अवयव मिला सकते हैं। सामान्यतः बेटा हम देखते हैं कि ज्यादातर दो अवयव मिलाने वाले विलयन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोल रहा हूं बेटा? द्विअंगी विलयन। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा होगा आपका तीन अवयव अगर हो गए तो होगा त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन। और अगर बच्चों चार अवयव हो गए तो इसे ही हम बोल देंगे चतुसंगी विलयन। चतुसंगी विलयन। तो इस प्रकार से हम अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर मान के चलो बेटा दो अवयव है तो इसे बोलेंगे हम द्विअंगी विलयन। अवयवों की संख्या तीन है तो इसे बोलेंगे त्रिअंगी। और अगर बेटा अवयवों की संख्या चार हो गई तो इसे बोलेंगे हम चतुसंगी विलयन। अब हमारे कक्षा 12वीं के सिलेबस में हम केवल और केवल द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। त्रिअंगी और चतुसंगी विलयन बेटा हमारे कोर्स में नहीं है ना। तो हमें बात करनी है द्विअंगी विलयन की। पूरे चैप्टर में बेटा हम केवल और केवल फोकस करेंगे किस पर? द्विअंगी विलयन पर। और जैसा कि हम द्विअंगी विलयन नाम से ही समझ पा रहे हैं कि वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या दो होगी, जिसमें दो अवयव होंगे, उसे हम द्विअंगी विलयन बोलेंगे। अब बेटा दो अवयव होते हैं तो एक अवयव को बोलते हैं हम विलायक और दूसरे को बोलते हैं विलेय। द्विअंगी विलयन में कितने अवयव होते हैं बेटा? हमने बोले कि सर इसमें तो दो अवयव होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या? विलायक। क्या बोलेंगे बच्चों? विलायक। और दूसरा होगा क्या? विलेय। और जब विलायक और विलेय को मिलाया जाएगा तो हमारे पास द्विअंगी विलयन बन जाएगा। विलायक और विलेय को मिलाएंगे बेटा तो हमारे पास एक विलयन बनके तैयार हो जाएगा। अब एक द्विअंगी विलयन बनाने के लिए मैंने दो अवयव लिए, एक को मैं बोल रहा हूं विलायक और दूसरे को बोल रहा हूं बेटा मैं विलेय। तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं अब हम कि सर आखिर ये विलायक क्या होगा। तो बेटा विलायक सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होगा। जैसे आप पानी में शक्कर डाले बेटा, तो पानी में जब शक्कर डाले तो शक्कर घुल गई। किसमें घुली? पानी में। तो जिसमें घुलेगा, जिसमें कोई पदार्थ घुलेगा वो विलायक है। या पानी में शक्कर डाले तो सामान्यतः बेटा हम पानी अधिक मात्रा में लेते हैं तो जल हमारा विलायक होगा और शक्कर विलेय होगी। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है। किसी द्विअंगी विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? विलायक। या इसको कभी कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। कैसे सर? देख बेटा, जल में तूने शक्कर मिलाया, सुक्रोज मिलाया। जल क्या है? द्रव है। शक्कर क्या है? ठोस है। जब विलयन बना तो विलयन कैसा बना बेटा? विलयन तो सर द्रव अवस्था में। तो जिस अवयव की भौतिक अवस्था यानी जल की भौतिक अवस्था द्रव है और विलयन की भी भौतिक अवस्था द्रव है, तो जिसकी भौतिक अवस्था
विलयन की भौतिक अवस्था के समान है वो विलायक होगा, और बेटा जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से डिफरेंट है, भिन्न है, वो होगा आपका विलेय। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि विलायक किसे कहेंगे, जो अधिक मात्रा में, हालांकि बेटा ऐसा कोई बहुत बड़ी परिभाषाएं नहीं है कि आपको एग्जाम वगैरह में आएगी, बस अपन तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसकी भौतिक अवस्था किसके समान होगी बच्चों, अवस्था विलयन के समान होती है, विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, तो उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक है, और क्या कुछ और बोल सकते हैं बेटा इसके बारे में? बिल्कुल, एक बात और बोल सकता हूं मैं कि जो किसी पदार्थ को घोल लेता है, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जिसमें कोई पदार्थ घुलता है वह विलायक होता है। ठीक है, जिसमें घुलेगा बेटा विलायक, और जो घुलेगा वो होगा विलेय। विलायक को अंग्रेजी में हम सॉल्वेंट कहते हैं, थोड़ा बहुत बेटा पता होना चाहिए आपको भी। हाँ, दूसरा अवयव होता है बच्चों क्या, विलेय। तो विलेय किसे कहेंगे, सामान्यतः जो कम मात्रा में होगा, कैसा होगा बच्चों, जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा। जैसे पानी में आपने ग्लूकोज मिलाया बेटा, ग्लूकोज हमेशा पानी में जब हम मिलाते हैं तो कम मात्रा में मिलाते हैं, तो ग्लूकोज हमारा विलेय होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बच्चों की जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है, भौतिक अवस्था से कैसी होगी बेटा, भिन्न होती है, उसे हम बोलेंगे क्या, विलेय। जैसे आपने जल में ग्लूकोज मिलाए तो बेटा विलयन जो बना कैसा बनेगा, द्रव अवस्था में बनेगा, और जो ग्लूकोज है वो कैसा है, ठोस है। तो जिसकी भौतिक अवस्था विलयन से भिन्न होगी वो आपका विलेय होगा। हाँ, एक और बात मैं बोल सकता हूं यहां पर विलेय के बारे में, कि जो पदार्थ विलायक में घुलेगा, जैसे जल में ग्लूकोज मिलाए, ग्लूकोज घुल जाएगा, तो जो घुलेगा वही क्या है, आपका विलेय है। तो जो पदार्थ विलायक में घुलता है, घुलने को बेटा हम विलेय होता है भी लिख सकते हैं, घुलता है, वह क्या कहलाएगा बेटा, विलेय कहलाएगा। तो कुल मिलाके मैंने आपको अभी बताया, विलयन का हम वर्गीकरण कर रहे थे, और पहला वर्गीकरण हमने अवयवों की संख्या के आधार पर किया बेटा, और 3 प्रकार के बताया मैंने, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुर्थंगी विलयन। द्विअंगी विलयन वह विलयन होगा जिसमें अवयवों की संख्या 2 होगी, और बेटा इसमें 2 अवयव होते हैं, विलायक और विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। और भी बातें मैंने बता दिया हूं। अब बेटा पूरे सिलेबस में द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, तो अब हम आगे चल के बात कर रहे हैं द्विअंगी विलयन का वर्गीकरण। मतलब बेटा अब मैं जो भी बात करूंगा केवल और केवल द्विअंगी विलयन के लिए करूंगा। तो अगला जो वर्गीकरण है बेटा वो है विलायक की प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर करूंगा बेटा मैं, विलायक की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो विलायक की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो ज्यादातर बेटा हम इस पूरे अध्याय में जो विलायक लेते हैं वो जल लेते हैं, यानी कि जल हमारा एक सार्वत्रिक विलायक है,
अधिकांश पदार्थ इसमें घुल जाते हैं, है ना। इसके अलग अलग कारण हैं, वो आगे कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो ज्यादातर केस में हम देखेंगे कि विलायक हमारा जल होगा, और जिन विलयन में विलायक जल होता है बेटा उन्हें हम बोलते हैं जलीय विलयन। क्या बोलेंगे बच्चों? जलीय विलयन। जलीय विलयन की खासियत क्या होगी कि इसमें जो विलायक होगा बेटा, विलायक कौन होगा इसमें? जल होगा। विलायक होगा सर इसमें कौन? जल। जबकि दूसरा, जिसमें विलायक जल के अलावा कुछ और हो, मान लो अल्कोहल हो, बेंजीन हो, फिनॉल हो, कोई और विलायक हो बेटा, तो उसे हम बोलेंगे क्या? जलीय विलयन। अजलीय विलयन। अजलीय विलयन की खासियत क्या होगी मेरे बच्चों? इसमें जो विलायक होगा वो जल के अतिरिक्त कुछ और होगा। विलायक क्या होगा बेटा? जल के अतिरिक्त अन्य विलायक। तो ये ध्यान रखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, और ये कोई एग्जाम वगैरह में आनी भी नहीं है। वो तो बस हम दो बातें यहां पर समझना चाह रहे हैं कि चैप्टर को जब चालू करते हैं तो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई होनी चाहिए, हमें हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए, और हमारे नोट्स भी प्रॉपर बने होने चाहिए। इसीलिए मैं हर छोटी से छोटी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बेटा तीसरा जो वर्गीकरण होगा यहां पर, तीसरा वर्गीकरण ये होगा विलेय की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? विलेय की, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा मतलब आपने किसी विलायक में कितना विलेय घोल रखा है, इसके आधार पर अगर मैं ये वर्गीकरण देखता हूं बेटा, तो अलग अलग प्रकार के विलयन होंगे। सबसे पहला हम देखेंगे तनु विलयन। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? तनु विलयन। तनु मतलब होता है क्या? पतला। तनु का, अगर तनु शब्द का मतलब देखें बेटा, कई लड़कियों का नाम भी होता है तनु, है ना। तो बेसिकली जो दुबली पतली लड़की उसका नाम होना चाहिए तनु। तो तनु मतलब क्या होता है बच्चों? पतला। अब अपन बोलचाल की भाषा में पतला मतलब समझते हैं बेटा जिसमें गाढ़ापन कम हो। जैसे क्या करें बेटा, जो भंडारे में उबले आलू की रस वाली सब्जी होती है वो तनु होती है, उसमें रस ज्यादा होता है, हालांकि टेस्टी लगती है वो, लेकिन उसमें रस बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर ऐसा है ना। तो पतला मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, या बेटा जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय नाम मात्र का हो। जैसे बच्चों आपने एक गिलास पानी में चुटकी भर ग्लूकोज डाल दिए, तो अभी ये गाढ़ा नहीं होगा, अभी तो ये बेटा पतला रहेगा। तो पतला किसे कहेंगे? जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो तनु विलयन से क्या तात्पर्य है बच्चों? जिसमें विलेय बहुत कम होता है। कितना कम होता है सर? तो बेटा सामान्यतः हम मानते हैं कि 5% से कम विलेय अगर होगा तो उसे हम तनु विलयन बोलेंगे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह में 10% तक भी तनु मान के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तनु विलयन मतलब बेटा जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में होगा। विलेय की मात्रा कितनी होगी बच्चों? 10% से कम। वैसे तो किताबें कहती हैं 5%, लेकिन बेटा हम 10% तक भी तनु मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलेय की मात्रा कैसी होगी मेरे बच्चों? 10% से कम होगी, तो उसे हम बोलेंगे तनु विलयन, यानी कि पतला विलयन। इसे अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर दूसरा होगा आपका सांद्र विलयन। कौन सा होगा बेटा? सांडनी, सांद्र विलयन, है ना। तो सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा विलयन, ठीक है। सांद्र मतलब क्या होगा बेटा? गाढ़ा। बोलचाल की भाषा में गाढ़े का मतलब आप जानते हो। जैसे आप चाशनी बनाते हो बेटा, रसगुल्ले बनाते समय या गुलाब जामुन बनाते समय जो चाशनी बनाई जाती है वो गाढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अच्छी खासी है, जो गाढ़ा है। अच्छी खासी मतलब कितनी सर? 10% से ज्यादा है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कितनी हो बेटा? विलेय की मात्रा 10% से
10% से अधिक होती है उसे हम सांद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। आप लोग बहुत ज्यादा बेटा अभिक्रियाएं वगैरह देखोगे ऑर्गेनिक की, तो वहां पर आप बार बार बोलोगे कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र। ठीक है ना, सांद्र मतलब गाढ़ा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये दो ही प्रकार है, और भी है बेटा। तीसरा हम देखेंगे यहां पर संतृप्त विलयन। संतृप्त संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन का मतलब क्या होगा बेटा, चलिए देखते हैं। संतृप्त का मतलब होता है बेसिकली संतुष्ट। संतुष्ट जैसे बच्चों मान के चलो मैं लेक्चर आपके लिए बना रहा हूं, शुरू के 15-20 मिनट आप लेक्चर बढ़िया मन से देखते हो, अच्छा लगता है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा एक समय आएगा कि अब आप बोलोगे अरे हो गई यार, अब कल देखेंगे। मतलब आज आप क्या हो गए हो, संतृप्त हो गए हो, संतुष्ट हो गए हो, और पढ़ने का मन अब नहीं है। जब आपने लेक्चर देखना शुरू करे तो बेटा शुरू के 10 मिनट मान लो 20 मिनट कुछ टाइम तक आपका बड़ा अच्छा मन लगा, तब आप असंतृप्त थे, आप और पढ़ना चाह रहे थे, असंतुष्ट थे, आपका मन हो रहा था कि मैं और पढ़ लूं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक समय के बाद हो गया सर आज का क्लास यहीं हम खत्म करते हैं, अब आगे हम कल पढ़ेंगे, यानी अब आप क्या हो गए, संतृप्त। इसको विलयन के लिए हम ऐसा समझे कि मान लो बेटा मैंने एक गिलास जल लिया, पानी लिया, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, घोला, घुल गई भैया। फिर मैंने और 1 चम्मच और डाल दिया शक्कर, फिर घुल गई। ऐसे करते करते मैं शक्कर डालते गया, डालते गया, घोलते गया, घोलते गया, घोलते गया। एक ना एक दिन आएगा बेटा मेरी जिंदगी में जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो जब बच्चों विलेय की मात्रा घुलना बंद हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये विलयन संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, और विलेय अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, विलेय की और मात्रा इसमें नहीं घोली जा सकती है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त का मतलब कि जो अधिकतम घुल सकता था वो घुल गया, अब और डालोगे जबरदस्ती तो नहीं घुलेगा। जैसे मैंने आपको बताया बेटा 1 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे कि सर बस अब आगे की कहानी कल देखेंगे। अगर जबरदस्ती में पढ़ाऊं भी तो आपके ऊपर से जाने लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना, मान लो ऐसा कुछ। तो संतृप्त विलयन क्या है बेटा, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है, अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है, घुली होती है, तथा और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, क्या कहलाएगा बेटा, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त विलयन मतलब बेटा वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर अगले प्रकार पे आते हैं। तो बच्चों मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये चीजें आपने नोट कर ली है, तो यहां पर जगह मैं थोड़ी सी बना लेता हूं, है ना। अब अगला जो प्रकार है बेटा, इसमें चौथा प्रकार है संतृप्त के बाद असंतृप्त। असंतृप्त मतलब बेटा असंतुष्ट, असंतृप्त विलयन मतलब कि असंतुष्ट विलयन। ठीक है, अब ये असंतृप्त, इसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कि ये अभी संतुष्ट नहीं है। आपने जस्ट बेटा पढ़ना चालू किया और ऐसा होगा क्या कि बस अब हो गया, हाँ पढ़ाई में ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा किसी और चीज में आप खाना खाने बैठे, क्या आपने पहला निवाला खाया और आपका मन हो गया कि बस अब नहीं खाऊंगा मैं, नहीं नहीं बेटा, आप 1 रोटी 2 रोटी या जितना भी खाना खाते हो, या बेटा खाना टेस्टी बना थोड़ा और खा लेते हो, तो एक समय में आके संतृप्त हो जाते हो कि और नहीं भैया इससे ज्यादा खाए तो अब भैया बीमार हो जाएंगे अपन, है ना। तो जब मैंने पहली रोटी 1 रोटी खाया बेटा,
तो मैं अभी और खा सकता हूं, मतलब मैं असंतृप्त हूं, असंतुष्ट हूं, एक रोटी और खा गया बेटा, अभी भी असंतुष्ट हूं, एक रोटी और खा गया। मान लो एक बालक है जिसने 10 रोटी खा गया भैया, अब 10 रोटी खाने के बाद वो बोल रहा है कि बस सर अब तो हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा। मतलब बेटा अब वो संतृप्त हो गया, जब पहली रोटी खाया था असंतृप्त था, लेकिन अब वो संतुष्ट हो गया है, संतृप्त हो गया है। तो अभी क्या है बेटा, सुनना, असंतृप्त विलयन हम किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है, मतलब जिसमें हम विलेय की और मात्रा घोल सकते हैं, है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, क्या कहलाता है बेटा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। तो भाई फिर अगला देखते हैं, आखिरी प्रकार है इस आधार पर, और वो क्या है बेटा? अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। तो बेटा क्या हुआ, आपने जितना आप खा सकते थे अधिकतम उतना खाना खा लिए बेटा। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं सर अब इससे ज्यादा तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं और नहीं खा पाऊंगा, पेट फट जाएगा मेरा। लेकिन अचानक आपने सामने से देखे कि भाई आइसक्रीम बट रही है यार, आइसक्रीम बट रही है, और आइसक्रीम तो बेटा आप सबकी फेवरेट होगी। तो आपने कहे यार अब इतना खा लिया हूं, लेकिन थोड़ी सी आइसक्रीम तो खा ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप संतुष्ट थे, संतृप्त थे, फिर भी और खा लिए। अब आप कैसे हो गए बेटा? अति संतृप्त, अति हो गई भाई। अब इसके बाद तो और बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, और खा लिए ना बेटा जबरदस्ती, पेट फट जाएगा तुम्हारा। तो वैसे ही है, एक विलियन, मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर डाला, घोला बेटा, घुली, शक्कर डालते गया, डालते गया, डालते गया, घुलते गई, घुलते गई, घुलते गई। एक ना एक दिन आया बेटा जब शक्कर घुलना बंद हो गई, शक्कर घुलना बंद हो गई, तो वो हो गया संतृप्त। लेकिन मैं जबरदस्ती शक्कर डाल दूं, जबरदस्ती और शक्कर डाल दूं, तो वो ये हो जाएगा अति संतृप्त। तो जब संतृप्त विलयन में और विलेय की मात्रा डाल दी जाती है तो वह अति संतृप्त हो जाता है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, संतृप्त था, जितनी मात्रा घुलनी थी उतनी घुल चुकी थी, और आपने जबरदस्ती डाले तो ये जो एक्स्ट्रा मात्रा आपने डाले हो ये नहीं घुलने वाली है, ये तो जमा हो जाएगी क्रिस्टल के रूप में, नीचे बैठ जाएगी जाके। समझ में आ रही मेरी कुछ बात? तो बेटा अति संतृप्त हम किसको कहेंगे? वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन में, सॉरी बेटा, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में विलेय की, विलेय की और मात्रा घोलने पर, और मात्रा घोलने पर प्राप्त विलयन, प्राप्त विलयन क्या कहलाता है बच्चों? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो अधिक मात्रा हमने एक्स्ट्रा मात्रा घोली है वो घुलेगी नहीं बेटा, है ना। तो हम बोलेंगे संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में विलेय की और मात्रा घोलने पर, और मात्रा मिलाने पर वह विलेय नहीं होती है, या बेटा लिख लो घुलती नहीं है, घुलती नहीं है, बल्कि क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाती है, बल्कि क्रिस्टलीय रूप में जमा हो जाती है, या बेटा हम बोल सकते अवक्षेप बना लेती है ना। अवक्षेप भी तो वही है, कोई भी चीज अगर जमा हो जाए, घुले ना, तो वही तो अवक्षेप है ना। तो ये था बेटा। अब एक छोटी सी और अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो आप ध्यान से। मान के चलो सर हमारे पास एक संतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है बेटा मेरे पास? एक संतृप्त
विलयन है और मैं चाह रहा हूं कि इस संतृप्त विलयन में, संतृप्त है मतलब क्या है कि जितनी मात्रा घुल सकती थी घुल चुकी है और अधिक मात्रा घुलने वाली नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं बेटा कि काश और घुल जाए, मैं चाह रहा हूं। तो क्या करना चाहिए मुझे, मतलब एक संतृप्त को असंतृप्त बनाने के लिए और मात्रा घोलने के लिए मैं क्या करूं बेटा, मैं उसे गर्म कर दूं। इसका उदाहरण है, देखो बेटा, आप देखते होंगे जब आप रसगुल्ले बना रहे हो बेटा तो उसके लिए चाशनी बनाती मम्मी है ना, तो मम्मी लोग बेटा संतृप्त संतृप्त ये सब पड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें ये पता है कि जब हम इस शक्कर के विलयन को गर्म करते रहेंगे तो और शक्कर घुलते चले जाएगी। यानी कि जब ठंडे पानी में अगर वो शक्कर घुलती ना तो क्या होता कि शक्कर एक लिमिट तक घुलती और घुलना बंद हो जाती, लेकिन क्योंकि वो उसको गर्म कर रही है लगातार तो और शक्कर घुलते जा रहे, इसलिए चाशनी एकदम बहुत गाढ़ी बन जाती। ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक संतृप्त विलयन को बेटा, संतृप्त विलयन को गर्म किया, क्या किया संतृप्त विलयन को बच्चों मैंने गर्म किया, तो गर्म करने से ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा असंतृप्त। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक संतृप्त विलयन को गर्म करने पर वह असंतृप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। जबकि एक संतृप्त विलयन को अगर हम क्या कर दें बेटा, ठंडा कर दें, क्या कर दें इसको हम ठंडा अगर कर दें, तो संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर कुछ घुली हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में आ जाती। जैसे बेटा आइसक्रीम में आप देखोगे, तो आइसक्रीम में क्या होता है कि 0 डिग्री में, ये बात बेटा थोड़ा आगे चल के करूं मैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, जब हम हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। अभी तो आप ध्यान रखें कि एक संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर वह अति संतृप्त हो जाता है, यानी कि उसकी कुछ घुली हुई मात्रा क्रिस्टल रूप में जम जाती है, असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ बढ़िया सी बातें हमने देखे। अब अभी वर्गीकरण कंप्लीट नहीं हुआ, बस एक आखिरी वर्गीकरण बचा है ना, तो चलिए देखते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूं बच्चों आपसे कि विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो बेटा भौतिक अवस्था आई होप आपको पता होगी, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं बेटा, 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम समझना चाह रहे हैं कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होंगे। तो ध्यान से सुनो बेटा, सॉरी। तो देखो क्या होगा, आप जनरली बेटा जब विलयन शब्द सुनते हैं ना तो हमारे मन में आता है कि हमने पानी में कुछ घोल दिया, यानी कि द्रव में हमने कुछ घोल दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आप द्रव में भी कुछ घोल सकते हो, ठोस में भी कुछ घोल सकते हो, गैस के अंदर भी कुछ घोल सकते हो। कहने का मतलब है कि हम विलयन जब बोलेंगे तो विलयन में जरूरी नहीं है कि द्रव में ही किसी चीज को घोला जाए, आप द्रव में भी किसी चीज को घोल सकते हो, गैस में भी घोल सकते हो और ठोस में भी घोल सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे, और फिर वो 3 प्रकार बेटा टोटल 9 प्रकार के होंगे। कैसे सर, जैसे देख बेटा, ठोस में ठोस घोल दे, ठोस में द्रव और ठोस में गैस, फिर द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस, फिर गैस में ठोस, गैस में द्रव और गैस में गैस, ऐसे टोटल 9 प्रकार के विलयन होंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हम इनको 3 प्रकार के बोलेंगे और फिर बाद में बेटा इसको हम बोल देंगे क्या, 9 प्रकार के, है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या, विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार। अब जो विलयन का प्रकार है
वो बेटा निर्भर करेगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों क्या, विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक है। और फिर यहां देखेंगे हम विलेय की भौतिक अवस्था, विलेय की भौतिक अवस्था। तो एक एक करके बेटा इन सब बातों को अपन समझते हैं, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस विलयन। पहला क्या देखेंगे बेटा, ठोस विलयन। ठोस विलयन हम किसे कहते हैं, जब विलायक बेटा ठोस हो तो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के विलयन हम बना सकते हैं। विलायक तो हमेशा ठोस होना चाहिए, है ना। ठोस विलयन में विलायक हमेशा कैसा होगा बेटा, ठोस होगा, ठोस होगा विलायक। हाँ, लेकिन विलेय द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको बेटा अपन यहां लाएंगे, क्योंकि हम लास्ट में कॉलम में उदाहरण भी लिखेंगे, है ना। और ये टेबल बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, तो चाहे तो आप उदाहरण वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो बेटा जो मैं बता रहा हूं वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठोस में हम मिला सकते हैं बेटा ठोस, तो हम बोलेंगे ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, और फिर आएगा बेटा ठोस में गैस का विलयन। अब इसके उदाहरण हम देखें तो ठोस में ठोस, एक ठोस के अंदर दूसरा ठोस मिलाया जाए बेटा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं का सामांगी मिश्रण, यानी विलयन। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब हम मिलाते हैं ना बेटा, तो मिश्र धातु जो बनती है वो यहां पर उदाहरण में हम लिख सकते हैं। तो बेटा बड़े आराम से आप उदाहरण लिख सकते हैं क्या, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में भी बेटा उदाहरण लिखना तो आप लिख लो, पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है ना। तो ये क्या हो गए अपने मिश्र धातु, इसका उदाहरण हो गया। फिर ठोस में द्रव, सोच के देखो बेटा, ठोस के अंदर द्रव घुला हो, ऐसा कोई विलयन आपने देखा है कि आपने बेटा दैनिक जीवन में, कि ठोस के अंदर द्रव घुला हो। मुझे तो याद आ रहा है बेटा, क्या है, पनीर। पनीर ठोस है, उसके अंदर क्या घुला होता है बेटा, पानी होता है ना पनीर में थोड़ा बहुत। तो पनीर इसका उदाहरण बिल्कुल बन सकता है। तो उदाहरण में मैं यहां पर क्या लिख दूंगा बेटा, चलता फिरता उदाहरण हमारा बन जाएगा पनीर, है ना। एक तो ये बन गया, और ऐसा कोई उदाहरण, तो बेटा जो ठोस के अंदर द्रव का उदाहरण, जो आप बेटा जेली, जेल जो होता है ना, जेली, जस्ट जेली जो होती है उसको जेल बोलते हैं एक्चुअल में हम, वो इसका उदाहरण होगा, क्योंकि उसमें ठोस के अंदर द्रव घुला होता है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, जेली जो है वो भी इसका उदाहरण बन सकती है, जेली। फिर ठोस के अंदर गैस, सोचो बेटा ठोस के अंदर गैस, जो फॉर्म आती है स्पंज, उसमें क्या होता है बेटा, हवा अंदर रहती ना, तो जो स्पंज है वो इसका उदाहरण बन जाएगा, स्पंज। ठीक है, चाहे तो आप अपनी बुक के उदाहरण भी लिख सकते हैं बेटा, कोई बुराई नहीं है। फिर दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन या द्रव विलयन भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव विलयन कब बोलेंगे हम, जब विलायक की भौतिक अवस्था बेटा द्रव होगी, जब विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी मेरे बच्चों, द्रव होगी, तो इसे हम द्रव विलयन बोलेंगे। अब द्रव में मैं क्या क्या मिला सकता हूं बेटा, द्रव में मैं ठोस मिला सकता हूं, द्रव में मैं द्रव मिला सकता हूं, और बच्चों इसी प्रकार से द्रव में मैं गैस मिला सकता हूं। तो द्रव में ठोस का उदाहरण, कोई उदाहरण आता है दिमाग में, बिल्कुल आना चाहिए बेटा। द्रव में ठोस का उदाहरण है पानी में शक्कर, तो जल में सुक्रोज लिख लो बेटा, या चाहो तो ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज का विलयन। ठीक है, फिर इसके बाद द्रव में द्रव का उदाहरण, द्रव में द्रव का विलयन बेटा, तो द्रव में द्रव मतलब जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल, या बेटा अल्कोहल में जल, बात तो एक ही होगी, है ना। तो जल में अल्कोहल का विलयन, हालांकि हम अल्कोहल में जल मिलाते हैं कभी भी, हम नहीं, मतलब बेटा जो लोग पीते हैं वो मिलाते हैं,
अल्कोहल में जल, कभी भी जल में अल्कोहल नहीं मिलाया जाता है ना। तो क्यों नहीं मिलाया जाता है वो आगे चल के जब हम अल्कोहल अध्याय पढ़ेंगे वहां मैं जरूर बताऊंगा। तो जल में क्या मिलाएंगे बेटा हम, अल्कोहल का विलयन। फिर द्रव में गैस का उदाहरण है, द्रव में गैस, सोचो बेटा कभी आपने कोल्ड ड्रिंक पिए हो, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, उन सब में क्या होता है, द्रव के अंदर गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इसका उदाहरण है सोडा वाटर, बोल दो आप सीधे, है ना, सोडा वाटर। या तो बेटा आप बोल सकते हो शीतित पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ जो होते हैं जिनमें गैस घुली होती है, हालांकि सभी नहीं होते बेटा, लेकिन जिनमें गैस घुली होती है, जिनको पीने से डकार आती है आपको, है ना, वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सोडा वाटर द्रव में गैस का विलयन है। फिर बच्चों तीसरा प्रकार है, तीसरा वर्गीकरण है गैसीय विलयन। तो देखो ऐसा कुछ कठिन तो इसमें आपको लगा नहीं होगा, छोटी छोटी बातें करें आज के पूरे लेक्चर में हमने, और बेटा इन्हीं को आप अच्छे से नोट करते जाएं कि प्रॉपर नोट्स बन जाए, और जब भी रिवीजन करना एक बार नोट्स देखो बेटा, खेल खत्म पैसा हजम। गैस में आप क्या क्या घोल सकते हो बेटा, तो गैस में सर मैं ठोस मिला सकता हूं, गैस में मैं द्रव मिला सकता हूं, और गैस में मैं गैस मिला सकता हूं। कोई उदाहरण आपके दिमाग में आता है क्या, गैस के अंदर ठोस, क्या बेटा कोई उदाहरण याद आ रहा है? हाँ बेटा मुझे तो याद आ रहा है, गैस के अंदर ठोस का उदाहरण। तो होता क्या है बेटा कि जो अपने पास वायु है, हवा है, उसमें बेटा जो धूल के कण होते हैं वो इसके उदाहरण बन सकते हैं। गैस के अंदर ठोस का उदाहरण है ना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो वायु में धूल के कण है वो इसके उदाहरण बन सकते हैं। तो लिख लें आप उदाहरण में क्या, वायु में या हवा में धूल के कण, हवा में धूल के कण, ठीक है। और बेटा गैस के अंदर द्रव, सोच के देखो, गैस के अंदर द्रव, वायु में जो नमी है बेटा, है ना, वायुमंडल की नमी जो है, वायुमंडल में उपस्थित नमी जो है वही इसका उदाहरण बन जाएगी। फिर गैस में गैस का उदाहरण क्या होगा सर, अरे बेटा जो वायु है हमारे आसपास, हवा है या गैसों का मिश्रण ले लो आप, वो क्या है, गैस में गैस का उदाहरण। अच्छा एक बात सुनो बेटा, हमने जब बोले ठोस में गैस, तो स्पंज तो हो ही सकता है, एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है, ये भी आप सुन लो कि जो धातुएं है, कुछ प्लेटिनम है, पैलेडियम है, उनके ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। मतलब कि जैसे ये प्लेटिनम की रॉड है बेटा, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके बैठ जाती है, ऊपर बैठ जाती है, अंदर नहीं घुस जाती। अगर अंदर घुस जाती तो मैं इसको अवशोषण बोलता। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के ऊपर जो बैठ जाती है वो इसका क्या कहलाएगा, अधिशोषण। तो हम बोलेंगे बेटा कि प्लेटिनम या पैलेडियम भी आप लिख सकते हो, दोनों में होता है बेटा ये, प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, में हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। तो ये था बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण, हमने पूरा एक एक छोटी छोटी बात बेटा पूरे डिटेल में डिस्कस की है, ताकि आपको अलग से ना तो कोई किताब देखने की जरूरत पड़े, और बेटा ना तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। एक बात और, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े बेटा एक बार एनसीईआरटी जरूर देखते जाएं, है ना। एनसीईआरटी के जैसे जो उदाहरण मैंने लिखाया, तो आप इसके साथ एनसीईआरटी के उदाहरण भी लिख लें, क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा की बात करें तो एनसीईआरटी के उदाहरण ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना, तो उनको भी आप देखते चले। तो ये था बेटा आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने विलयन का इंट्रोडक्शन देखा है, मतलब कि एक प्रस्तावना टाइप की देखी, विलयन क्या होता है, वर्गीकरण इसका देखा। अब आगे चल के हम विलयन अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, ठीक है।